दोस्तों, दुनिया में होने वाली बड़ी घटनाएं अक्सर हमें अलग अलग लगती है। कहीं तख्तापलट, कहीं आंदोलन, कहीं अचानक फैला असंतोष। लेकिन अगर इन सब घटनाओं को एक ही धागे में पिरो दिया जाए तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। क्या ये सब महज संयोग है या फिर CIA दुनिया भर में ऑपरेशन 37 चला रही है? एक ऐसा खेल जिसका असली मकसद सिर्फ एक है, अमेरिका के हितों की रक्षा। आइए देखते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे पाकिस्तान से। याद करिए इमरान खान का तख्तापलट। इमरान खान पाकिस्तान का वो नाम जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप दिलाया और फिर राजनीति में आया। जनता ने वहां भी उन्हें खूब प्यार दिया। जनता के उस प्यार को चुकाने के लिए इमरान ने कोशिश भी की। वो देश को सैन्य प्रभाव से मुक्त कराने और एक लोकतांत्रिक देश बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जाहिर है ये बात पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं थी। पाकिस्तान के पूर्व सेनाध्यक्ष बाजवा भी दबे सुरों में उनका साथ दे रहे थे। लेकिन बाजवा रिटायर होते हैं और नए सेनाध्यक्ष के रूप में असीम मुनीर नियुक्त होते हैं। फिर पाकिस्तान में चुनाव होता है। मीडिया और जनता की माने तो इमरान खान जीते भी, लेकिन वोट की गिनती रोक दी गई। 2-3 दिन बाद जबरन खबर दी गई कि इमरान खान की पार्टी हार गई है और नए प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ। अब ये समझना जरूरी है कि इमरान खान से अमेरिका को क्या दिक्कत थी। असल में इमरान खान रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस का दौरा करते हैं और रूस से सस्ता तेल लेने की कोशिश करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सीपैक के जरिए चीन से गहरी नजदीकी बढ़ाते हैं। यहाँ तक कि खुलकर कहते हैं अमेरिका हमें गुलाम बनाना चाहता है। जाहिर है उन्होंने अमेरिका के फरमानों की अनदेखी की, जिससे अमेरिका नाराज हुआ और फिर CIA का रूटीन चेंज ऑपरेशन चालू हो गया। नतीजा, इमरान खान सिर्फ चुनाव नहीं हारते बल्कि जेल में डाल दिए जाते हैं। वहां उनके साथ क्रूरता की खबरें आती हैं। यहाँ तक कि मेडिकल रिपोर्ट्स कहती हैं कि जेल में उन्हें यौन हिंसा तक का शिकार बनाया गया। आपको ये झूठ लगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको पूरे विश्वास से कह रहा हूँ ये एक बात सच है। अब आगे बढ़ते हैं बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना से अमेरिका ये डिमांड करता है कि वो अपने देश में अमेरिका को सैन्य अड्डा दें। लेकिन शेख हसीना इसे ठुकरा देती है, क्योंकि बांग्लादेश एक संप्रभु राष्ट्र था और उसे ये पूरा अधिकार था कि वो किसी दूसरे देश को अड्डा दे या ना दे। बस यही बात अमेरिका को नागवार गुजरी और फिर अचानक दशकों तक सत्ता में रहने वाली शेख हसीना छात्र आंदोलनों से घिर जाती है, क्योंकि उन्होंने चीन के साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट साइन किए थे। अमेरिका के फरमानों की अनदेखी करने के बाद अमेरिका ने मोहम्मद यूनुस के जरिए वहां कुछ लोगों तक फंड पहुंचाया। सोशल मीडिया पर हसीना के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया गया और नतीजा, सत्ता बदल गई। आपको बता दें, मोहम्मद यूनुस वही शख्स हैं जिन्हें अमेरिका की सिफारिश पर नोबेल शांति पुरस्कार, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार और फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान तक दिया गया। तो सोचिए, ऐसे शख्स को ही प्रधानमंत्री की कुर्सी क्यों मिली? ऐसे शख्स अमेरिका की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते और वही करेंगे जो उन्हें आदेश मिलेगा। इन कड़ियों को बारीकी से जोड़ते चलिए। साथियों, अभी तक के दोनों उदाहरणों में मैंने आपको बताया कि कैसे अमेरिकी हितों के टकराव पर सत्ता बदल गई। अब आगे बढ़ते हैं म्यांमार की ओर। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं म्यांमार की तरफ। म्यांमार ने चीन को हिंद महासागर तक पहुंच देने वाले प्रोजेक्ट शुरू किए। अचानक मिलिट्री कूप, सैन्य तख्तापलट और लोकतांत्रिक अस्थिरता बढ़ती है और CIA खुले में प्रो डेमोक्रेसी लोकतंत्र समर्थन का काल खेलती है। लेकिन असली टारगेट था चीन के उस रूट को ब्लॉक करना जो यूनान प्रांत को सीधे हिंद महासागर से जोड़ता है। इससे चीन की स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर निर्भरता कम हो सकती थी, जो कि उसके तेल आयात के लिए एक बहुत बड़ी कमजोर कड़ी है। ये प्रोजेक्ट्स चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला का एक अहम हिस्सा बनते। अब आपको लगेगा कि यह तो भारत के लिए भी एक खतरा था। बात सच है, लेकिन पूरा सच नहीं। अमेरिकी रणनीति में म्यांमार को इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का एक प्रमुख हिस्सा माना जाता है। यह एक स्पष्ट भू राजनीतिक ट्रेंड रुझान है, जहां पश्चिम, खासकर अमेरिका, चीन की प्रगति और प्रभाव को डेमोक्रेसी प्रमोशन, लोकतंत्र की बहाली के बहाने बाधित करता है, ताकि एशिया में उसका प्रभाव डोमिनेंस बना रहे। दूसरे शब्दों में, लोकतंत्र का नारा अक्सर भू रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को छिपाने का एक जरिया बन जाता है और म्यांमार इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अब आगे बढ़ते हैं, जहां फ्रांस ने रूस से गैस डील की और नाटो से अलग लाइन लेने की कोशिश की। जाहिर सी बात है, रूसी गैस डील और नाटो से अलग रुख, स्वतंत्र विदेश नीति ने अमेरिका को सहज नहीं किया। फ्रांस में चल रही आंतरिक अस्थिरता, जिसमें बजट कटौती और आर्थिक संकट ने मध्यम और निम्न वर्ग में असंतोष बढ़ाया, ने इस स्थिति को और भी संवेदनशील बना दिया।
इसके अलावा रूस से गैस आयात बढ़ाने पर यूरोपीय सहयोगियों ने भी फ्रांस की आलोचना की। परिणाम यह हुआ कि अमेरिका ने फ्रांस पर दबाव डाला कि वे नाटो की सामूहिक रणनीति, विशेषकर रूस के प्रति सख्त रुख की लाइन पर ही चले। ट्रंप की उस नीति ने, जिसमें रूस के साथ सीधी डील और यूक्रेन पर दबाव शामिल था, यूरोप को अमेरिका के इर्द गिर्द एकजुट रहने के लिए मजबूर कर दिया। इस पूरे दबाव और आंतरिक हालात का नतीजा यह निकला कि फ्रांस की स्वायत्तता, ऑटोनॉमी बनाए रखने और अलग रास्ता अपनाने की कोशिशें कमजोर पड़ गईं। और अंततः हुआ यही कि जैसा आपने पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार में देखा, आंदोलन और तख्तापलट। अभी कहानी खत्म नहीं हुई साथियों, यह एक निरंतर चलने वाला भू राजनीतिक खेल है जहां राष्ट्रीय हितों की टक्कर अक्सर आंतरिक उथल पुथल का रूप ले लेती है। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं नेपाल की तरफ। नेपाल की स्थिति केपी शर्मा ओली के बयानों, चीन की बढ़ती मौजूदगी, बार बार होने वाले सरकारी परिवर्तन और एनसीसी कॉम्पैक्ट को लेकर सीआईए शैली के दबाव के इर्द गिर्द केंद्रित है। पहले आपको एमसीसी कॉम्पैक्ट समझा देते हैं साथियों। एमसीसी कॉम्पैक्ट नेपाल के लिए एक अमेरिकी सहायता कार्यक्रम है जिसमें अमेरिका की मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन एमसीसी नेपाल को $50 करोड़ लगभग 500 मिलियन दे रही है। इसका मकसद नेपाल में बिजली की आपूर्ति को बेहतर बनाना और सड़कों का रखरखाव करना है। नेपाल सरकार भी इसमें $13 करोड़ लगभग 130 मिलियन का योगदान दे रही है। यह समझौता 2017 में हुआ और 2022 में नेपाल की संसद ने इसे मंजूरी दी। साथियों, केपी शर्मा ओली ने भारत और अमेरिका दोनों के खिलाफ कई बार तीखे बयान दिए, जिससे नेपाल की भू राजनीतिक स्थिति हमेशा चर्चा में बनी रही। दिसंबर 2024 में ओली ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के दौरान लिपुलेख दर्रे को नेपाली क्षेत्र बताया। भारत ने इस दावे को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया और कहा कि लिपुलेख उसका अभिन्न अंग है। ओली ने भारत पर नेपाल को अस्थिर करने का आरोप भी लगाया। अब आते हैं अमेरिका की तरफ। ओली ने अमेरिका के एमसीसी कॉम्पैक्ट पर सवाल उठाए और इसे नेपाल की संप्रभुता के लिए खतरा बताया। उन्होंने एमसीसी को अमेरिकी सैन्य रणनीति का एक हिस्सा करार दिया, जिसका मकसद इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन को घेरना है। सितंबर 2023 में नेपाली सांसदों ने ओली से चीन के ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव GSI का समर्थन करने पर स्पष्टीकरण मांगा, क्योंकि यह नेपाल की गुटनिरपेक्ष नीति के विपरीत था। ओली ने इसे खारिज नहीं किया, जिससे अमेरिका और पश्चिमी देशों में चिंता बढ़ गई, जबकि उन्होंने चीन के साथ संबंधों को और मजबूत किया। और बात तब और आगे बढ़ गई जब दिसंबर 2024 में ओली ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के सहयोग ढांचे पर हस्ताक्षर किए। जाहिर सी बात है, नेपाल का चीन की ओर झुकाव भारत के लिए एक रणनीतिक चिंता का विषय तो था ही, लेकिन अमेरिका ने इसे अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति के लिए एक सीधी चुनौती के रूप में देखा। फिर क्या हुआ? नेपाल में बार बार सत्ता परिवर्तन हुआ, जिससे आर्थिक संकट और सामाजिक समस्याएं पैदा हुई। और इसी दौरान केपी शर्मा ओली का एक फैसला आया, जिसमें उन्होंने अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगाने की बात की। हालांकि बाद में उन्होंने यह फैसला वापस ले लिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। प्रदर्शनों को संभाल न पाने की स्थिति में सरकार ने गोलियां चलवाई और 18 छात्रों की मौत हो गई। फिर उसके बाद का नतीजा आपके सामने है। एक बार फिर आंतरिक अशांति और बाहरी दबाव के जटिल मेल ने एक राष्ट्र की राजनीतिक दिशा को प्रभावित किया और तख्तापलट हुआ। साथियों, श्रीलंका का उदाहरण इस पूरी रणनीति को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद दिलाते हैं, 2022 में श्रीलंका में भी सत्ता परिवर्तन हुआ। श्रीलंका ने 70 वर्षों में पहली बार विदेशी कर्ज पर डिफॉल्ट चूक घोषित किया। उसका विदेशी मुद्रा भंडार घटकर मात्र $50 मिलियन रह गया था, जो एक महीने की आयात के बराबर भी नहीं था, जबकि उसे $4 बिलियन का कर्ज चुकाना था। आपको बता दें, इस समस्या का मुख्य कारण सन 2000 से 2020 तक श्रीलंका ने चीन से लगभग $12 बिलियन का कर्ज लिया, मुख्यतः हैम्बनटोटा बंदरगाह जैसे बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के लिए। कर्ज न चुका पाने की स्थिति में 2017 में उसे वह बंदरगाह 99 साल के लिए चाइना मर्चेंट पोर्ट को लीज पर देना पड़ा। इसके अलावा श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष 2019 से 2022 की सरकार ने अचानक रासायनिक उर्वरकों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे फसल उत्पादन 50% तक घट गया। साथ ही बड़ी टैक्स कटौती की गई, जिससे सरकार का राजस्व बहुत घट गया और IMF से समय पर मदद नहीं ली गई। कोविड-19 महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध ने ईंधन और खाद्य पदार्थों की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया। जाहिर है,
समस्या आर्थिक और सामाजिक थी, लेकिन एक सतह और भी थी जो इस खेल में नहीं दिख रही थी। वह थी श्रीलंका का चीन से बढ़ता नजदीकी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व को बढ़ावा देना। यह बात अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आई। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका ने IMF जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से तत्काल आर्थिक सहायता को रोकने या देरी करने में भूमिका निभाई। श्रीलंका सरकार ने अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को रोकने की कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया, जिस पर अमेरिकी कंपनियों का प्रभुत्व है, ने सरकार के खिलाफ विद्रोह और असंतोष को बढ़ावा दिया। जब तक सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और परिणाम स्वरूप श्रीलंका में भी तख्तापलट जैसी स्थिति आ गई और सत्ता बदल गई। यह एक वैश्विक रणनीति का हिस्सा है जहां आर्थिक दबाव, भू राजनीतिक हितों और सोशल मीडिया मैनिपुलेशन के जरिए राष्ट्रीय सरकारों को अस्थिर किया जाता है ताकि वैश्विक शक्ति समीकरण को एक खास दिशा में मोड़ा जा सके। बाकी भारत में भी यह ऑपरेशन चल रहा है। इसका डिटेल्ड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, फ्रांस और श्रीलंका, हर जगह टाइटन एक जैसा है। जो भी देश अमेरिका के हितों की अनदेखी करता है, रूस या चीन के करीब जाता है, वहां आंदोलन, अस्थिरता और तख्तापलट हो जाता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के एनालिसिस वीडियो लाते रहेंगे। बाकी इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन आपका है, हमें जरूर बताइए।